Welcome to Reliable Analysis. We are going to start an important topic of history. It's the first chapter, class 10 of NCERT book. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe, and the name of the topic is Visualizing the Nation. In this topic, we have to understand artists personified abstract things. Human feelings were personified by artists. यानी किसी राजा को, किसी रूलर को एक फोटो के माध्यम से, एक पोर्ट्रेट के माध्यम से समझना, स्टडी करना काफी आसान है, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग को, एक नेशन को एक फोटो के माध्यम से समझना, एक मूर्ति के माध्यम से समझना संभव नहीं है। एक फोटो के माध्यम से, पोर्ट्रेट के माध्यम से या स्टैचू, मूर्ति के माध्यम से एक रूलर को समझा जा सकता है, उसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन नेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी नॉन टेंजिबल थिंग। तो नेशन को कैसे एक फोटो से समझा जा सकता है, एक मूर्ति से समझा जा सकता है, इसी कार्य को आर्टिस्टों ने कर दिखलाया। यानी नेशन वाज पर्सोनिफाइड बाय आर्टिस्ट। यह परंपरा सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रेंच आर्टिस्टों ने ह्यूमन फीलिंग को, खास करके लिबर्टी, जस्टिस को पर्सोनिफाई करने का कार्य किया। लिबर्टी को, जस्टिस को, रिपब्लिक, ये सभी चीजें, रिपब्लिक हो या जस्टिस हो या लिबर्टी है, सभी नॉन टेंजिबल थिंग्स है, यानी जिसको टच नहीं किया जा सकता है। ये समझने, महसूस करने की चीज है, इसका कोई शेप साइज नहीं होता है। लेकिन फ्रेंच आर्टिस्टों ने इन नॉन टेंजिबल थिंग्स को पर्सोनिफाई करने का कार्य किया, ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य किया। जैसे लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के शुरू में किए थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको एक फीमेल फिगर के रूप में कैरेक्टराइज किया गया, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट और एक हाथ में ह्यूमन राइट्स का चार्टर था। दूसरी तरफ उसके पैरों के पास एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म के फ्रैगमेंट्स पड़े हुए थे। तो ये लिबर्टी का आपको एक स्टैचू, यानी एक पर्सोनिफाइड फॉर्म, इसको एलिगोरी कहा जाता है। एलिगोरी का मतलब हुआ कि व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज पर्सोनिफाइड, जब एक फीलिंग को पर्सोनिफाइड, एक पर्सन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है? एलिगोरी। तो लिबर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक नॉन टेंजिबल थिंग है, और उसको पर्सोनिफाइड यानी पर्सन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अब इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है कि लोग उसको एक ह्यूमन फॉर्म में देख सकते हैं, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति प्यार व्यक्त कर सकते हैं ह्यूमन फॉर्म में रहने से। ठीक इसी प्रकार से जस्टिस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जस्टिस यानी न्याय एक फीलिंग है, एक नॉन टेंजिबल थिंग है, लेकिन इसको फ्रेंच आर्टिस्ट ने एक ह्यूमन फॉर्म प्रोवाइड कर दिया, एक लेडी के रूप में। आप लोग जहां भी देखे हुए कोर्ट का सीन टेलीविजन में, फिल्म में, तो उसमें आपको दिखाई देता होगा एक लेडी ब्लाइंड फोल्डेड, आंख में काला पट्टी बना हुआ और एक वेइंग स्केल के साथ, एक तराजू के साथ एक औरत दिखाई देती है। तो दैट इज द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ जस्टिस। पर्सोनिफाइड फॉर्म यानी दैट इज द एलिगोरी ऑफ जस्टिस।
जस्टिस यानी न्याय एक नॉन टेंजिबल थिंग है, एक अदृश्य चीज है, लेकिन उसको ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया आर्टिस्टों के द्वारा, और इस प्रकार से एक लेडी का रूप दे दिया गया। आर्टिस्टों ने रिपब्लिक को भी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जस्टिस को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके पीछे आर्टिस्टों का मंशा क्या था? इसके पीछे आर्टिस्टों का पर्पस यह था कि ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करने से जिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के कुछ गुणों को उसमें ह्यूमन फॉर्म में सम्मिलित किया जाए। जैसे आप कहते हैं भारत माता, भारत माता का मतलब हुआ गॉडेस ऑफ इंडिया, मदर गॉडेस ऑफ इंडिया, यानी भारत माता। भारत माता दरअसल एक काल्पनिक शब्द है। भारत माता डज नॉट मीन एनी पार्टिकुलर लेडी, वो कोई एक खास लेडी नहीं थी। भारत माता नाम की कोई लेडी दुनिया में नहीं थी, लेकिन भारत माता एक काल्पनिक शब्द है, और इसके पीछे यह अवधारणा बनाई गई कि भारत के सभी लोग, चाहे किसी जाति, धर्म, भाषा, गरीब अमीर, सभी है, वो उसी भारत माता के संतान है। जो भारत की धरती पर रहते हैं वो उस भारत माता के संतान है। ये एक मानक चीज है, मान लिया गया सिर्फ, लेकिन रियल में भारत माता का जो फोटो बनाया गया वो किसी एक लेडी से मैच नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से जहां भी एलिगोरी का निर्माण किया गया, जैसे जस्टिस का भी आपको बतलाया कि एक वेइंग स्केल लेकर के जस्टिस के एलिगोरी का निर्माण किया गया, वो कोई पार्टिकुलर लेडी नहीं थी, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन आर्टिस्टों का था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने स्टडी किया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जिस लेडी को आपने ह्यूमन राइट्स के चार्टर और टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट के साथ देखा, वो कोई पार्टिकुलर लेडी नहीं थी, वो सिर्फ एक कल्पना, अवधारणा है। लेकिन एक बात है एलिगोरी के निर्माण में, और वो ये कि जिस नॉन टेंजिबल थिंग, जिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिस अमूर्त चीज या अमूर्त भाव का एलिगोरी बनाया जाता है, तो उसके कुछ गुणों को समाहित किया जाता है। जैसे फ्रेंच आर्टिस्टों ने जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण किया, तो उसके साथ रेड कैप का इस्तेमाल किया। रेड कैप was considered a symbol of liberty। दूसरी तरफ ब्रोकन चेन दिखलाया गया। ब्रोकन, टूटा हुआ चेन जो है गुलामी का प्रतीक होता है, जंजीर गुलामी का प्रतीक होता है, और ब्रोकन चेन, टूटा हुआ जंजीर, ये स्वतंत्रता, लिबर्टी का प्रतीक हुआ। तो ब्रोकन चेन के साथ, रेड कैप के साथ दिखाया गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। अभी आप स्टैच्यू ऑफ जस्टिस के बारे में स्टडी कर रहे थे कि उसको दिखाया गया ब्लाइंड फोल्डेड। इसका मतलब हुआ कि कानून के आंख नहीं होते हैं, वो सिर्फ सबूतों के आधार पर काम करता है। उसके हाथ में एक वेइंग स्केल, एक तराजू, यानी वो करेक्ट माप तोल करता है कि किसके साथ क्या मेरिट है, किसके साथ क्या डिमेरिट है। वो कोई मतलब दिखावा, भेदभाव का काम नहीं करता है। जस्टिस जो है किसी भेदभाव का काम नहीं करता है। यह नहीं कि कोई अमीर है तो उसके लिए कुछ कानून, जो कि यूरोप में पहले होता था, अमीरों के लिए कुछ कानून रहता था, गरीबों के लिए कुछ कानून रहता था। एक ही अपराध में अमीरों को या तो सीधे छोड़ दिया जाता था या नाम मात्र का पनिशमेंट दिया जाता था। वही अपराध अगर गरीब करता था तो उसको कठोर सजा दी जाती थी। यह बात इवन की इंडिया में भी होता था ब्रिटिश के द्वारा। अंग्रेजी शासन के दौरान एक अंग्रेज ऑफिसर ने अपने भारतीय नौकर को पीट करके मार डाला। तो किसी वकील ने जाकर के, वो नौकर जो मरा तो बेचारा गरीब था, उसके तरफ से कोई इंडियन वकील जो था इसको कोर्ट में लेकर चला गया कि फलाने ऑफिसर ने अपना नौकर को पीटते पीटते मार डाला। तो वो गया कोर्ट में, तो कोर्ट में साबित हो गया जुर्म। जो ऑफिसर मारा था वो उसका जुर्म साबित हो गया। अब बात आई पनिशमेंट की।
जानते हो उसको पनिशमेंट क्या मिला? 1 रुपया दंड देने का पनिशमेंट मिला। मर्डर केस में उसको पनिशमेंट 1 रुपया दंड मिला, पनिशमेंट ऑफ 1 रुपी। समझे बात को? तो ये आप देखते हैं कानून का भेदभाव। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ जस्टिस में दिखलाया गया है आंख के ऊपर पट्टी बांधे हुए कि वो देखता नहीं है कि कौन है आदमी, वो अंग्रेज क्राइम करने वाला है या इंडियन क्राइम करने वाला है, वो अमीर क्राइम करने वाला है या गरीब है। सबों के लिए एक समान फैसला, दूध का दूध पानी का पानी जिसको फैसला कहा जाता है, वो करने का काम स्टैच्यू ऑफ जस्टिस करेगी। और वेइंग स्केल, वो नाप तोल करके, यानी किसके पक्ष में क्या है, किसके पक्ष में क्या है, वो बराबरी का जिस प्रकार से तराजू उचित माप तोल करता है। 1 किलो का बटखारा रख करके अगर कोई सामान आप तोलिएगा तो वो गलत कभी तराजू नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से स्टैच्यू ऑफ जस्टिस के हाथ में एक वेइंग स्केल यानी एक तराजू दे दिया गया कि वो हमेशा जस्टिस करेगा तो वो सोच समझ करके करेगा और बिल्कुल सही करेगा, निष्पक्ष करेगा, किसी प्रकार का पक्षपात का यूज नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि भारत माता के बारे में हम जिक्र किया आपको। भारत माता जो एक काल्पनिक शब्द है, एक कल्पना है, एक अमूर्त भावना है, और उसको जब बनाया गया तो भारत के लोगों, यहां के ऋषियों मुनियों की जो परंपरा थी उसके अनुरूप उसके गुण उसमें समाहित किया गया। अब आप देखते हैं प्रारंभ में जब भारत माता का एलिगोरी बनाया गया था प्रारंभ में, तो उस भारत माता के एलिगोरी में उसको एक सात्विक ड्रेस, एक लेडी के रूप में दिखलाया गया था, और वो लेडी एक गेरुआ वस्त्र धारण करती थी। गेरुआ कलर जो है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये गेरुआ कलर जो है, सैफरन, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये कपड़ा पहन करके हमारे पूर्वजों ने लाखों करोड़ों की तादाद में अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध बलिदान दे दिया था। इसलिए गेरुआ रंग को हमारी संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए भारत माता गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुए है। साथ ही साथ उसके हाथों में जो है आशीर्वाद की मुद्रा में है, क्योंकि वो सबों को सिर्फ आशीर्वाद देने का काम करती है। अब समय के साथ बदल गया है। अब भारत माता को आप लोग दुर्गा पूजा के मेला में देखते होंगे, अब भारत माता को एक टाइगर के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। ये अब भारत माता के प्रति अवधारणा अब बदल गई है। अब के कलाकारों ने उसको टाइगर पर भारत माता को बैठाया। इसका मतलब हुआ कि भारत माता बहुत शक्तिशाली है, टाइगर की सवारी करती है, और कोई अगर सामने आएगा तो टाइगर पहले उसको खा जाएगा, टाइगर उसको नहीं जिंदा रहने देगा। इसलिए कि भारत माता काफी शक्तिशाली है। भारत माता के हाथों में तलवार इत्यादि भी दिखलाया जाता है, और भारत का झंडा दिखाया जाता है। यानी भारत के झंडा, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की रक्षा और उसको झंडा को ऊपर करने का जिम्मा भारत माता के पास है। तो समय के साथ एलिगोरी के प्रति अवधारणा बदलती है। दूसरी बात, एलिगोरी का निर्माण जो किया जाता है वो उस नेशन के प्रति कुछ गुणों को दर्शाने का काम किया जाता है। तो फ्रेंच आर्टिस्टों ने जहां निर्माण किया एलिगोरी का, वहीं नेशन ऑफ फ्रांस 19th सेंचुरी में भी, ये 18th सेंचुरी से ये परंपरा स्टार्ट हुआ। एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, ह्यूमन फीलिंग को एक स्टैच्यू के रूप में कन्वर्ट करने का परंपरा कब शुरू हुआ? 18th सेंचुरी में, और ये 19th सेंचुरी में भी कंटिन्यू हुआ। 19th सेंचुरी में नेशन ऑफ फ्रांस, जैसे नेशन ऑफ इंडिया का भी आपको जिक्र कर रहे थे, जिसको भारत माता कहते हैं। भारत माता मतलब नेशन ऑफ इंडिया। ठीक इसी प्रकार से 19th सेंचुरी में नेशन ऑफ फ्रांस का नाम दिया गया मारियान। भारत माता ये नाम दिया गया, ये एक ऐसा शब्द, माता शब्द, माता शब्द भारत के कल्चर में बहुत पवित्र माना जाता है और बहुत पावरफुल माना जाता है। माता एक ऐसा शब्द है जिसका कि सभी लोग सम्मान करते हैं। एक नारी का बहुत रूप होता है, नारी का बहुत रूप होता है। देखिए, यूरोप के कलाकारों ने जो एलिगोरी बनाया वो सब लेडीज को पर्सोनिफाई किया गया। आप गौर कीजिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में लेडी है,
स्टैच्यू ऑफ जस्टिस में भी लेडी है, स्टैच्यू ऑफ रिपब्लिक में भी लेडी है, हर जगह लेडीज लेडीज को ही पर्सोनिफाई किया गया। और इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि लेडीज जो है आकर्षण और सुंदरता का प्रतीक होती है, जिसके सामने सभी पुरुष आसानी से नतमस्तक हो सकते हैं। साथ ही साथ भारत माता को भी लेडीज के रूप में पर्सोनिफाई किया गया। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भारत माता को एक ब्यूटीफुल कोई मॉडल के रूप में नहीं दिखलाया गया, एक मां के रूप में दिखलाया गया। एक मां जो है उसकी खूबसूरती मां के रूप में होती है। मां की खूबसूरती स्नेह प्यार बच्चों के बीच बांटने के रूप में होती है। मां की खूबसूरती कोई एस्नो पाउडर और लिपस्टिक से नहीं होती है, उसका फेशियल अट्रैक्शन से मां की खूबसूरती नहीं होती है। मां की खूबसूरती ममता से होती है, उसके प्यार से होती है, उसके दुलार से होती है। निश्चल और बिना लाभ के, बिना किसी कामना के जो प्यार बरसाती है मां अपने बच्चों को या अन्य बच्चों को, तो उसके लिए मां जानी जाती है। तो इसीलिए भारत माता को बनाया गया, उसको कोई सुंदर आकर्षक रूप में नहीं बनाया गया जैसा कि यूरोप में किया गया। यूरोप में भी आपको बतला रहे थे कि नेशन ऑफ फ्रांस का नाम दिया गया मारियान। मारियान क्रिश्चियन धर्म का एक पवित्र शब्द है मैरी। मैरी जो थी जीसस क्राइस्ट की मदर थी। मैरी वॉज द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैरी अनमैरिड थी। मैरी अनमैरिड थी लेकिन जीसस क्राइस्ट को पैदा की थी। अनमैरिड थी लेकिन जीसस क्राइस्ट को पैदा की थी। यही यहां समझने की बात है। लोग समझेंगे कि फिर तो गलत बात हो गया, लेकिन नहीं। दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है मैरी को, क्योंकि वो मैरी थी और अनमैरिड होते हुए भी जीसस क्राइस्ट जैसे देवदूत को पैदा करने का कार्य किया। तो इसलिए कहा जाता है कि मैरी वॉज ऑलवेज होली। मैरी वॉज ऑलवेज होली, यानी मैरी हमेशा पवित्र थी क्योंकि उसने जीसस क्राइस्ट को पैदा किया। तो कहने का मतलब है कि मैरी का जो फोटो वगैरह बनाया गया है कलाकारों के द्वारा, तो उसमें कलाकारों ने मैरी को एक आकर्षक खूबसूरत लेडी के रूप में दिखलाने का कार्य हमेशा किया है। लेकिन भारत माता को, क्योंकि भारत के लोग माता को जो देखते हैं वो खूबसूरती के लिए नहीं देखते हैं, इसलिए उसको एक ममता की मूर्त के रूप में भारत माता को बनाया गया है। और अब भारत माता का जो रूप दिखाई देता है आपको मेला में, जो भारत माता का दुर्गा माता की तरह बैठी हुई रहती है टाइगर के ऊपर इंडिया का झंडा लेकर के, तो उसमें अब शक्ति को दिखलाया जा रहा है। यानी अब पहले भारत था कि वसुधैव कुटुंबकम और यह सर्वे सुखिनः सन्तु इत्यादि के आदर्शों को लेकर के चलता था। अब यह शक्ति भी बटोर रहा है कि अब हम शक्तिशाली भी, अगर हमको कोई ईटा से मारेगा तो हम पत्थर से मारेंगे। इस प्रकार की भावना को लेकर के भी अब नेशन ऑफ इंडिया चल रहा है, जिसके चलते भारत माता को एक नए रूप में टाइगर के ऊपर बैठा हुआ दिखलाया जाता है। तो नेशन का जो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, इसको जर्मनी में क्या रूप दिया गया? जर्मेनिया। आपको बार बार बतला रहे हैं कि एलिगोरी के निर्माण में यह बात थी कि जिस नेशन का या जिस एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग का एलिगोरी बनाया जाता था, उस नेशन के गुणों को या उस एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, उस भावना के गुणों को एलिगोरी में दिखाया जाता था। जैसे आपको भारत माता का भी बतलाया आपको, ठीक इसी प्रकार से जर्मेनिया, नेशन ऑफ जर्मनी को बनाया गया एक लेडी के रूप में, खूबसूरत लेडी के रूप में, और उस खूबसूरत लेडी का नाम दिया गया क्या? जर्मेनिया। देखिए ये फोटो जो है जर्मेनिया का है। इस फोटो को देखने से आपको अच्छा खासा ये समझ में आ जाएगा कि जर्मेनिया जो है ये काफी खूबसूरत है, लंबी चौड़ी है जैसे जर्मनी के लोग होते हैं, और साथ ही साथ जर्मेनिया की आंखों में गुस्सा है। जर्मनी के लोग अपने आप को दुनिया का सबसे ब्रेव आदमी मानते हैं। जर्मनी के लोगों का मानना था
जर्मनी के लोगों का मानना था कि जर्मन जाति दुनिया की सबसे जो है बहादुर और युद्ध प्रिय वार लविंग ट्राइब है, और जर्मन जाति का जन्म इस दुनिया में इसलिए हुआ है ताकि वो पूरी दुनिया के ऊपर शासन कर सके। और इस कारण से ऐसा जो फीलिंग रखेगा तो स्वाभाविक है कि वो लड़ाकू टाइप का होगा। तो जर्मन जाति अपने आप को पूरी दुनिया के ऊपर श्रेष्ठ मानती है और पूरी दुनिया के ऊपर उसको शासन करने का अधिकार है, ये उसको मानना है। तो इसी कारण से जर्मेनिया की देखिए आंखों में गुस्सा है, खूबसूरती के बावजूद आंखों में गुस्सा का भाव जर्मेनिया की आंखों में दिखाई दे रहा है। और साथ ही जर्मेनिया का जो सिर पर क्राउन है और उस क्राउन में जैतून की पत्तियां हैं, ओक ट्रीज का लिप्स है। जर्मनी की परंपराओं में ओक ट्रीज के लिप्स को हेरोइज्म यानी बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए जर्मेनिया के सिर पर ओक ट्री के लिप्स को सिंबल में दिखलाया गया है। साथ ही जर्मेनिया के हाथों में नंगी तलवार है। आपको जैसा कि बतलाया कि जिस एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जिस अमूर्त भावना या फीलिंग का एलिगोरी बनाया जाता है तो उसके कुछ गुणों को भी दिखलाया जाता है। तो इसी कारण से यह जर्मेनिया को इस रूप में दिखलाया गया है। तो female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. France was christened Marianne, a popular Christian name, which underlined the idea of a people's nation. तो मारियान जो है ये चूंकि मैरी से, क्वीन मैरी से निकला हुआ है, सभी क्रिश्चियन लोगों के दिल में मैरी के प्रति सम्मान है। मैरी का नाम लोगों के जुबान पर रहता है। ऐसा ही पॉपुलर नाम रखा गया नेशन ऑफ फ्रांस को, मारियान। इससे ये इंडिकेट करने का प्रयास किया गया कि नेशन ऑफ फ्रांस वाज वेरी पॉपुलर, यानी लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ चीज है। जैसे मैरी जो थी वो लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई थी, ठीक इसी प्रकार से मारियान इसका नाम रखा गया ताकि ये पता चल सके कि ये लोगों की फीलिंग से जुड़ा हुआ चीज है, लोगों से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। और कैरेक्टरिस्टिक्स वेर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। तो लिबर्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी रेड कैप और रिपब्लिक का कैरेक्टरिस्टिक ट्राई कलर को ये मारियान के फीचर्स के रूप में दिखलाया गया। ट्राई कलर में मारियान को दिखलाया गया। साथ ही रेड कैप दिखलाया गया, रेड कैप पहने हुए मारियान को, और इससे रेड कैप यहां सिंबल है लिबर्टी का। और ट्राई कलर फ्रांस का जो रिवॉल्यूशनरी फ्लैग था 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस का जो रिवॉल्यूशनरी फ्लैग था वो ट्राई कलर फ्लैग था, 3 रंगों का फ्लैग था। तो मारियान को भी 3 रंगों के साथ दिखलाया गया, जिससे पता चले कि वो लिबर्टी का एक प्रमुख सिंबल है, स्रोत है। साथ ही साथ कोकाइड के साथ यानी फूलदार चिन्हों के साथ दिखलाया गया। फूलदार चिन्ह ये चिन्ह होता है जिससे कि कोई ऑफिसर या कोई वर्दी में लगा हुआ रहता है, फूलदार चिन्ह, जिसकी सहायता से हम लोग पहचानते हैं किसी को। तो ये कोकाइड की सहायता से मारियान को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मारियान के स्टैच्यू को पब्लिक स्क्वायर में यानी सार्वजनिक चौराहों पर लगाया गया ताकि लोग उसको देख सके, उसके प्रति सम्मान व्यक्त कर सके और अपने आप को उससे एसोसिएट कर सके। ठीक इसी प्रकार से जर्मेनिया वाज द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। और जर्मेनिया के इस विजुअल एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हेरोइज्म में, बहादुरी में बिलीव करते थे जर्मनी के लोग, वैसा ही उसका बनाया गया एलिगोरी, जिसके एक हाथ में नंगी तलवार है, जिसके सिर पर ओक लीफ, जैतून के पेड़ की पत्तियों का एक क्राउन है। तो आर्टिस्ट प्रिपेयर अ पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर। ये जो यहां पर पेंटिंग दिखलाया गया है बुक में, इस पेंटिंग का निर्माण आर्टिस्टों ने किया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यानी सेंट पॉल चर्च
में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था 1845 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सेंट पॉल के चर्च के छत से इस पेंटिंग को कपड़े के ऊपर बना करके लटकाया गया था, इसीलिए यह पेंटिंग बनाया गया था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन जो है 1848 में किया गया था सेंट पॉल चर्च में, 1848 में, और यह सेंट पॉल नामक चर्च में किया गया था, फ्रैंकफर्ट नामक शहर में किया गया था। तो इसी में सबसे पहली बार जर्मेनिया के इस एलिगोरी को दर्शाया गया था, ताकि लोग, पार्लियामेंट के लोग अपने आप को जर्मेनिया के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सके, जर्मेनिया से अपने आप को जोड़ करके देख सके। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अभी तक इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हमेशा आपको डिफरेंट टाइप का एजुकेशनल वीडियोज मिलेगा। थैंक यू।